वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस। फाइव फिंगर क्लासेस की पढ़ा सीरीज़ जो आप लगातार देख रहे हैं उसका 30 पार्ट्स आज आपके सामने हैं। इस वीडियो में आपके सामने केस स्टडी से रिलेटेड 20 प्रश्न आएंगे जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को डेवलप करने में सहायता प्रदान करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि पीयर ग्रुप रीडिंग मुख्यतः किस कौशल को बढ़ाती है। तो पीयर जो लर्निंग है या ग्रुप रीडिंग है, यह किस कौशल को बढ़ाती है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि यह समूह में चर्चा करने से बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझना सीखते हैं। यह सामाजिक संज्ञानात्मक कौशल है। तो यह जो स्किल है पीयर ग्रुप रीडिंग, यह पर्सपेक्टिव टेकिंग लेती है, यानी कि दृष्टिकोण को बदलती है। किस प्रकार का दृष्टिकोण है कि जब बच्चे सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं, आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो इससे पर्सपेक्टिव टेकिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 5 में एक बच्चा बार बार गलतियां दोहराता है। शिक्षक उसे गलतियों को खुद ढूंढने और सुधारने का मौका देती है, बिना तुरंत सही उत्तर बताए। शिक्षक का तरीका किस प्रकार की सीख पर केंद्रित है। आपको फोकस करना है कि यहाँ पर सही उत्तर 4 विकल्प में से कौन सा होगा कि उस स्थिति में जब शिक्षक जो है छात्र को खुद गलतियाँ सुधारने का और गलतियों को ढूंढने का मौका प्रदान करती है और उसको केवल गाइड करती है, तो यह कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पर आधारित होती है, अर्थात रचनात्मक सीख जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो यहाँ पर बच्चे स्वयं त्रुटि सीखते हैं, त्रुटि को सुधारते हैं, त्रुटि को दूर करते हैं और रचनावादी पद्धति का यह मुख्य तत्व माना जाता है। जब बच्चे ज्ञान की खोज स्वयं करते हैं, स्वयं ज्ञान को निर्मित करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बच्ची गणित की समस्या हल करने में डर महसूस करती है। शिक्षक उसे छोटे आसान प्रश्न देते हैं और धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाते हैं, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ को बढ़ते हैं। शिक्षक यहाँ कौन सी रणनीति का प्रयोग कर रहा है या शिक्षक यहाँ पर कौन सी स्ट्रेटजीज को प्रयोग में ला रहा है, जिससे बच्ची के अंदर, एक छात्रा के अंदर गणित के प्रति जो एक डर है वह धीरे धीरे दूर हो जाए। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर कहा जाता है स्कैफोल्डिंग प्रोसेस, जो बच्ची को सीखने के लिए या छात्रा को सीखने के लिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ को ले जाती है और जो डर बच्ची के अंदर या छात्रा के अंदर है, जो गणित के प्रति डर होता है, उस डर को बच्ची के अंदर धीरे धीरे समाप्त कर देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके फोल्डिंग का उद्देश्य है, तो इसके फोल्डिंग का जो उद्देश्य है वह है कि अस्थायी सहायता देकर कौशल विकसित करना, यानी कि शिक्षक जो है छात्रा को या बच्ची को अस्थायी सहायता प्रदान करती है और सहायता दे करके उसके अंदर कौशल को विकसित करती है, जिससे उसके अंदर गणित या इसके अलावा किसी भी विषय का जो डर है वो स्वतः निकल जाता है। आइए आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा में एक बालक बातचीत के दौरान दूसरों की बात काट देता है, यानी कि बीच में ही वह अपनी बात को कहना शुरू कर देता है। शिक्षक उसे लिसनिंग कॉर्नर, यहाँ पर सब देखिए कि शिक्षक उसे लिसनिंग कॉर्नर गतिविधि में शामिल करती है, जहाँ उसे पहले दूसरों को सुनना होता है, यानी कि बच्चा जो है पहले वह दूसरों को सुने, उसके बाद अपने विचार, अपनी बात को रखे। यह किस प्रकार के कौशल के विकास के लिए है। तो ये लिसनिंग कॉर्नर जो है ये किस प्रकार के विकास के कौशल के लिए है। तो यह संबंध रखता है सामाजिक कौशल से, जहाँ पर बालक
को यह सिखाया जाता है कि वह पहले दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के बाद उस पर मनन करे और फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त करे। आगे बढ़ते हैं। लिसनिंग कॉर्नर गतिविधि बच्चों में कौन सा गुण बढ़ाती है? तो लिसनिंग कॉर्नर जो गतिविधि है वो बच्चों में पेशेंस के स्किल को बढ़ाती है, पेशेंस के गुण को बढ़ाती है। यह एक सामाजिक कौशल है, सामाजिक विकास की एक प्रक्रिया के अंदर इसको शामिल किया जाता है, जहाँ पर बालक अपने अंदर सहनशीलता या पेशेंस उत्पन्न करता है और दूसरों की बातचीत में टोका-टोकी जो है वो नहीं करता है और अब पहले दूसरों की बातों को सुनता है, उसके बाद अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एक शिक्षक कहानियाँ पढ़ाते समय बच्चों से उसके अनुभव जोड़ने को कहती है। शिक्षक किस सिद्धांत का उपयोग कर रहा है या कर रही है? यानी कि यहाँ पर शिक्षक जो है या शिक्षिका जो है वो कहानियाँ सुनाती है, कहानियाँ पढ़ाती है बच्चों को और उन कहानियों को एग्जाम्पल के रूप में लेते हुए उसके अनुभव से जोड़ने का प्रयास करती है, उसको जोड़ने के लिए कहती है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उसका प्रयोग एक शिक्षिका करती है, जिससे बालक जो है अपने अनुभवों को कहानी में दिए गए सारांश के साथ में, कहानी में दिए गए सार के साथ में या कहानी में दिए गए जो नैतिक उद्देश्य है उनके साथ में अपने आप को जोड़ लेता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है यह एक अप्रोच इसमें कार्य करती है। आगे बढ़े कि अनुभव आधारित सीख का मुख्य लाभ क्या है? 8वां प्रश्न आपके सामने है, यह है कि अनुभव आधारित सीख का मुख्य लाभ क्या है? तो अनुभव आधारित सीख का जो मुख्य लाभ है वह है कि लंबी अवधि तक याद रहता है। यानी कि जो भी कंटेंट याद किया जाता है वह अगर अनुभव आधारित सीख सिद्धांत पर आधारित है तो वह कंटेंट विद्यार्थी को लंबे समय तक याद रहता है, वह उसको बहुत जल्दी भूलता नहीं है, बल्कि सीखी हुई जो प्रक्रिया है वो स्थायी हो जाती है। 9वां प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा में एक बच्चा हमेशा शांत रहता है और समूह चर्चा में भाग नहीं लेता। शिक्षक उसे छोटे समूह में चर्चा शुरू करवाती है। यह किस शिक्षण दर्शन से संबंधित है? तो यहाँ पर क्योंकि एक शिक्षिका जो है या शिक्षक जो है वो बच्चे को ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो कि वह ग्रुप चर्चा से भागता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है या उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वह छोटे समूह में बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करना सिखाती है। तो यह जो शिक्षण दर्शन है ये शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया पर आधारित होता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षिका जो है या शिक्षक जो है एक मार्गदर्शक के रूप में छात्र के सामने होती है। तो यहाँ पर छात्र को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि समूह कार्य शर्मीले बच्चों में किस सामाजिक कौशल को बढ़ाता है? तो समूह कार्य जो है वो शर्मीले या संकोची या जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है उन बच्चों में यह सामाजिक कौशल को किस प्रकार बढ़ाता है? तो यह कोऑपरेशन के आधार पर या सहयोगिता के आधार पर बढ़ाता है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 2 में एक शिक्षक बच्चों के गलत उत्तर देने पर भी उसकी कोशिश की सराहना करती है। यानी कि एक बच्चा जो है वह किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है लेकिन शिक्षिका जो है फिर भी उसकी सराहना करती है। तो यह किस प्रकार की रीइंफोर्समेंट है? तो यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या सकारात्मक पुनर्बलन को शामिल किया जाता है, क्योंकि एक शिक्षिका जो है बच्चे को प्रोत्साहित करती है कि वह कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के सामने खड़ा होकर के वह अपने जो प्रश्न उससे पूछा गया है उसका उत्तर दे। कई बार बच्चे जो हैं संकोची होने के कारण कक्षा के अंदर बोल नहीं पाते, तो यहाँ पर शिक्षिका जो है या शिक्षक जो है उसको रीइंफोर्समेंट दे करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और उसको सीखने के लिए तत्पर बनाती है। आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रभाव क्या होता है?
तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का जो प्रभाव है वह यह है कि जो व्यवहार है वह स्ट्रॉन्ग होता है, वह व्यवहार मजबूत होता है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षक बच्चों को नियम खुद तय करने देता है, जैसे कब बोलना है, कब बैठना है। यह किस प्रकार की क्लासरूम मैनेजमेंट की शैली है? तो ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट की शैली है, इस शैली को डेमोक्रेटिक स्टाइल या प्रजातांत्रिक शैली कहा जाता है, जो कि क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि डेमोक्रेटिक क्लासरूम का क्या लाभ होता है, क्या लाभ है? तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम का जो लाभ है वह यह है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ती है। यानी कि बच्चों के अंदर अगर हमें रचनात्मकता बढ़ानी है, क्रिएटिविटी बढ़ानी है, तो हमें प्रजातांत्रिक क्लासरूम मैनेजमेंट से लाभ उठाना होगा। अगर हम बच्चों को ऑटोक्रेटिक ढंग से सिखाने पर बल देते हैं तो बच्चों के अंदर जो है वो प्रतियोगिता घटती है, बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं और उनके अंदर रुचियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए डेमोक्रेटिक क्लासरूम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को यहाँ पर इसीलिए फोकस किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा कि उसके माध्यम से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप होती है। आगे बढ़े। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि एक शिक्षक देखता है कि एक बच्चा केवल चित्र देखकर तेजी से सीखता है, यह किस प्रकार का लर्नर है? जो एक बच्चा जो है केवल चित्र देख करके, चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से ये इस प्रकार से तेज़ी से सीखता है, तो यह विजुअल लर्नर का एग्जाम्पल है। यानी कि इस प्रकार का जो लर्नर है वह विजुअल लर्नर है। आगे बढ़े। 16वां प्रश्न आपके सामने है कि विजुअल लर्निंग के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है, एप्रोप्रिएट कौन सी है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि विजुअल लर्निंग में बच्चा जो है वह चित्रों के माध्यम से सीखता है, और चित्र किस प्रकार के होंगे कि वह ग्राफ के आधार पर होंगे, चार्ट के आधार पर होंगे, चार्ट के आधार पर होंगे, ग्राफ के आधार पर होंगे, ग्लोब के रूप में होंगे, या कोई मैप होगा उसके माध्यम से होंगे, या मॉडल के माध्यम से। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर बालक को सिखाने के लिए चाहे वह वास्तविक सामग्री हो, रियल मटेरियल हो, या चित्रों या मॉडल के माध्यम से बालक को सिखाया जाए, तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनको विजुअल लर्नर कहा जाता है। और विजुअल लर्निंग के माध्यम से बालक जो है वह प्रभावी ढंग से सीखता है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा में एक छात्र को पढ़ना मुश्किल लगता है लेकिन मौखिक उत्तर बहुत अच्छे देता है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि कक्षा में एक छात्र को पढ़ना मुश्किल लगता है, यानी कि पढ़ने में वह डिफ़िकल्टी महसूस करता है, लेकिन मौखिक उत्तर बहुत अच्छे देता है। शिक्षक को किस प्रकार का समर्थन करना चाहिए? यानी कि ध्यान से पढ़ नहीं पाता, यानी कि पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन वह मौखिक उत्तर जो है वह अच्छे ढंग से देता है, तो इसको ओरल असेसमेंट के अंतर्गत रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने है कि यह स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है कि बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मजबूत हो सकते हैं? यानी कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की एक इंटेलिजेंस होती है कि वह अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत हो सकते हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग लेकर के विशेषज्ञ या एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत है यह गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत आता है, जिसमें उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की और 7 बुद्धिमत्ता की जो कंसेप्ट हैं उनको यहाँ पर दिया, प्रकारों को यहाँ पर दिया, कि जिससे बालक जो है जिस क्षेत्र में आप बढ़ना चाहे या अलग अलग क्षेत्रों में वह मजबूत होना चाहे, अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहे, तो गार्डनर के अनुसार वह अपने अंदर अलग अलग क्षेत्रों में स्किल को डेवलप कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने है कि कक्षा 5 में एक बच्चा अक्षर पहचान सकता है, लेकिन यानी कि अल्फ़ाबेट जो है वो पहचान सकता है, लेकिन शब्द नहीं पढ़ पाता, वर्ड को नहीं पढ़ पाता। यह किस समस्या की ओर संकेत करता है? तो यह समस्या जो है डिसलेक्सिया कहलाती है, जहाँ पर बच्चा जो है अक्षर पहचान तो सकता है लेकिन शब्दों को नहीं पढ़ पाता, वाक्यों को नहीं पढ़ पाता। तो इस प्रकार की जो
विकृति कहलाती है एक तरह से, उसको डिसलेक्सिया का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर 5 फिंगर क्लासेस की पढ़ाई सीरीज चल रही है। इम्पोर्टेंट MCQ जो कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सहपाठियों तक पहुँचाएँ, इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मुझे लगातार नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और मैं इसी प्रकार की वीडियो आपकी सीटेट की तैयारी के लिए और इसके अलावा जितनी भी अलग अलग प्रदेशों में शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना सकूं और मैं आपके साथ आगे बढ़ सकूं। इन्हीं ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को सबसे पहले बच्चे की पठन प्रक्रिया का मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चा जो है शब्दों को सही बोल पाता है या नहीं बोल पाता, लिख पाता है या नहीं लिख पाता, यानी कि पठन प्रक्रिया, उसकी पढ़ने की जो प्रक्रिया है उस पर फोकस किया जाना चाहिए। लिखना और सुनना जो है वह बाद में आता है। पहले यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहले पढ़ने की प्रक्रिया, यानी उसको पढ़वा करके देखा जाना चाहिए, जिससे उसका मूल्यांकन किया जा सके। तो 5 फिंगर क्लासेस की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।